आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्या होता है, संविधान हमें क्यों चाहिए और संविधान कैसे बना, कैसे कैसे टीम बनी और कैसे कैसे इसको लिखा गया, कितने दिनों में लिखा गया, कितने लोगों की टीम थी, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये चैप्टर पूरा खत्म होगा तो हमें पता चल जाएगा कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। देखो, यदि एक आदमी के हाथ में पूरा पावर आ जाए तो उसको घमंड हो जाएगा, वो कुछ भी अनुचित कदम उठा सकता है। इसीलिए संविधान ने शक्ति का बंटवारा कर रखा है। जैसे सरकार में, हमारी सरकार में केवल एक के पास सारी शक्तियां नहीं है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबके पास बटा हुआ है। वैसे समाज में भी कुछ पावर दे रखा है संविधान ने। ऐसा नहीं है कि संविधान में लिखा हुआ है कि यदि तुमने एक बार अपने नेता को चुन लिया या प्रधानमंत्री को चुन लिया तो वो मनमानी कर सकता है, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, तुम्हारा पावर खत्म हो गया। संविधान ने उसको भी मौलिक अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बनाया गया। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। इसका मतलब क्या है? हमारे देश में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। अब सपोज करो कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, आप एक बड़े ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, उस ग्रुप में उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न है, सारे एक जैसे नहीं है। उस ग्रुप में एक ही ग्रुप में रह रहे हैं। मान लो कि 1000 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें हमें भी रहना है। ये फतेहपुर बेरी में, केवल फतेहपुर बेरी की बात करते हैं तो इसमें हम रह रहे हैं। तो इसमें अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं के लोग हो सकते हैं। क्रिश्चियन भी तो है, चर्च भी है, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। कुछ मार्केट में देखो मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और भी कई धर्म के लोग हैं, सिख भी है यहाँ। उनमें से कुछ हिंदू हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम हो सकते हैं, कुछ ईसाई हो सकते हैं, जो भी धर्म के मानने वाले लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो वो अलग अलग सोच भी उनकी होगी। वे बिजनेस के आधार पर भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग कपड़ा का बिजनेस करने वाला है, कुछ लोग बर्तन का बिजनेस करने वाला है। उनकी अलग अलग योग्यताएं हो सकती है। कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, कुछ लोग पढ़ाने वाले हो सकते हैं, कुछ लोग जिम जाने वाले हो सकते हैं। अलग अलग शौक हो सकते हैं। सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी अलग अलग पसंद हो सकती है। कोई किसी सिनेमा को, मान लो कि पूरे फतेहपुर में कहीं सिनेमा लग रहा है तो इसमें ज़्यादातर लड़ाई होती है कि ये सिनेमा चलेगा तो नहीं ये सिनेमा चलेगा। उनमें से कुछ धनी भी हो सकते हैं, कुछ गरीब भी हो सकते हैं, कुछ बूढ़े तो कुछ जवान भी हो सकते हैं। अब कल्पना करो कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक निकल रहा है कि गांव में क्या होना चाहिए, तो उनमें आपस में सहमति नहीं बन रही है। किसको कितनी संपत्ति रखने का अधिकार है, तो इसमें भी सहमति नहीं बन रही है। कोई बोलेगा हम इतनी संपत्ति रखेंगे, कोई अरबपति खरबपति इसी फतेहपुर में है, इतने रईस तुमको और कहीं नहीं मिलेंगे जितने रईस फतेहपुर में है। क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता इसका निर्णय लेने देना चाहते हैं? इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जैसे अपने देश की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत को सेना की जरूरत नहीं है, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं है, जबकि उसी समय पाकिस्तान ने अटैक किया था। जब पाकिस्तान के अटैक को ये हल्के में ले लिए थे, लेकिन जब चाइना ने अटैक किया 1962 में और बहुत सारा हमारा कश्मीर का भाग ले लिया, और जब बाकी स्टेट पर भी कहने लगा कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, तब नेहरू को लगा कि सेना रखने की जरूरत है। जब लोग कहने लगे कि देखे सेना नहीं रखोगे तो कोई भी आएगा मार के चला जाएगा। तो हो सकता है कि यदि फतेहपुर की सुरक्षा की बात की जाए, कुछ लोग कहेंगे कि हमें कुछ बाउंसर रख देने चाहिए जो नाइट में भी ड्यूटी करेंगे, डे में भी ड्यूटी करेंगे। तो हो सकता है कि उसी में से कुछ लोग कहे कि नहीं, हमें बाउंसर रखने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए बच्चों के लिए पार्क बनवा देंगे, हमारी किससे दुश्मनी है, गांव में तो सब अच्छे लोग हैं। लेकिन कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी दुर्घटना कह के नहीं होती है, तो हमें उस भविष्य में होने वाली दुर्घटना के लिए सावधान रहना चाहिए। लेकिन चूंकि लोग अलग अलग माइंड सेटअप के हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं, तो अलग अलग बातें भी कहेंगे, तो फिर तो ऐसे में तो सहमति किसी भी टॉपिक पे नहीं हो पाएगी।
सरस्वती पूजा आ रही है, सरस्वती पूजा मनाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पूजा नहीं मनाना चाहिए। हिंदू लोग कहेंगे पूजा मनाना चाहिए, मुस्लिम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इतना ज़्यादा पूजा मनाएंगे इतना ज़्यादा खर्च होगा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे नहीं नहीं, साल में एक बार पूजा कर लो, हो गया। उनको क्या पता कि यह हमारे धर्म की बात है, हमें सबका इज्जत करना चाहिए। तो हो सकता है इस पर भी सहमति नहीं बने। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए? इसी में समूह के अंदर ही कुछ लोग हो जाएंगे, जैसे कास्टिसिज्म की बात कर लो, हिंदुओं में कास्ट अलग अलग है तो थोड़ा भेदभाव अलग अलग है। धार्मिक लेवल पे कर लो, कुछ शांति प्रिय समुदाय के लोग, अभी वीडियो आने लगी थी कि फलों में थूक देते हैं, खाने में थूक देते हैं, तो बहुत सारी वीडियो आई थी, तो हम लोग तो फिर वो खाना खाएंगे नहीं, फिर उनको तो अपनी पार्टी में बुलाएंगे नहीं। तो एक भेदभाव तैयार हुआ कि नहीं हुआ? भिन्न भिन्न लोग इसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग देंगे। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी मैटर उठे कि गांव में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो यदि एक पूरा कानून नहीं होगा, एक सिस्टम नहीं होगा, तो किसी भी मैटर पे लोग राजी नहीं होंगे एक दूसरे से। कुछ ना कुछ भिन्नता आएगी, लेकिन अपनी भिन्नता के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। भिन्नता है, विचारों में मतभेद है, तो क्या वो फतेहपुर छोड़ के चले जाएंगे, अपना गाँव छोड़ के चले जाएंगे? नहीं छोड़ के चले जाएंगे। और साथ रहेंगे तो एक दूसरे पे आश्रित भी रहेंगे, एक दूसरे के सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? एक साथ रहेंगे तो किसी की दुकान है तो उस दुकान से कुछ सामान लोगे, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई डॉक्टर है, तो एक दूसरे के सहयोग की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब ये समूह में तकरार नहीं हो, ये समूह शांति प्रिय तरीके से, शांति के तरीके से रहे, तो हमारे पास क्या चारा है? हमें क्या करना चाहिए? हमें एक कॉमन रूप से नियम बनाने चाहिए कि देखो भाई, ना तुम्हारी ना हमारी, हम भी इस नियम को फॉलो करेंगे, हम भी इस नियम को मानेंगे, तुम्हें भी इस नियम को मानना पड़ेगा। कुछ ना कुछ एक बेसिक नियम बनाना पड़ेगा ताकि उसके दायरे में सब लोग रहें। समझ आया? कोई भी इस नियम को नहीं तोड़े। जैसे सरकार ने नियम बनाया कि भाई रेड लाइट जलेगी तो ट्रैफिक क्रॉस नहीं करना है, सभी लोग सहमत है? हाँ जी सहमत है। ग्रीन लाइट जलेगी तो सबको पास करना है, सभी सहमत है? हाँ जी सभी सहमत है। जब सभी सहमत हो गए तो सारे लोग उसको मानेंगे। समझ आया? तो फिर गांव में तकरार नहीं होगा। तो ठीक वैसे हमारा देश है, क्योंकि हमारे देश में भाषा भी अलग अलग है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो एक नियम की जरूरत होती है। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए। यदि हम कुछ नियम बना लें और उस पर सभी लोग सहमत हो जाए तो वो लोग, सारे लोग एक साथ रह सकते हैं और प्रत्येक सदस्य अपने को सुरक्षित भी महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के एक सदस्य दूसरे सदस्य के साथ कैसे बर्ताव करेंगे या किस चीज पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। कोई भी समूह, बड़ा समूह जब एक साथ रहता है तो कुछ बेसिक नियम चाहिए। जैसे हमारा फतेहपुर का पार्क है, एमसीडी पार्क, स्कूल के बगल में, तो हमने नियम बनाया कि भाई साहब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके बच्चे जाके उसमें खेलेंगे केवल, या टहल सकते हैं बुजुर्ग लोग, वहां पे कोई भी प्रार्थना, प्रेयर, धार्मिक काम नहीं करना है। तो एक नियम बन जाए तो आराम से वो नियम पालन होगा। स्कूल है तो भाई स्कूल का चुपचाप पढ़ाई के लिए यूज होगा, स्कूल में कोई शादी, फंक्शन, पार्टी शार्टी कुछ नहीं होगी। तो एक नियम बेसिक होना चाहिए ना, ताकि आपस में समन्वय बना रहे और सभी लोग उस नियम के प्रति राजी हों कि हाँ भाई ठीक कह रहे हो, हम भी इस नियम को मानेंगे, तुम भी इस नियम को मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब हो सकता है, देखो, जो नियम बनेगा तो उसमें लोगों का विश्वास भी होना चाहिए। समझ में आया? इसमें शक हो जाता है कि ठीक है भाई साहब, आपने तो नियम बना लिया, लेकिन वो नहीं मानेगा तो हम क्यों माने? अब वो पक्का नहीं मानेगा, वो बहुत दुष्ट आदमी है, वो किसी की नहीं सुनता है, हो सकता है। तो फिर उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई साहब, नियम यदि नहीं मानोगे तो इसका दंड न्यायालय देगा। चाहे तुम कितने भी बड़े रसूख वाले हो, कितने भी बड़े पैसे वाले हो, यदि नियम कानून नहीं मानोगे तो तुमको केस होना ही है और तुमको कानून में दौड़ना ही पड़ेगा, तब सबको भरोसा हो जाएगा। तो नियम बनाना भी जरूरी है और नियम के प्रति हर व्यक्ति को विश्वास हो कि नहीं, ये नियम के विरुद्ध कोई जाएगा तो उसको दंड मिलेगा, हमें नहीं जाना चाहिए नियम के विरुद्ध। तो जाके एक पार्टिकुलर फॉर्मेट तैयार होता है कि बहुत सारे विविध विचार के लोग एक साथ रह पाएंगे, और इसी नियम के कलेक्शन को हम कहते हैं संविधान।
जिस किताब में ये सारे नियम लिखे होते हैं, यदि हमारा देश है, इतना बड़ा देश है, यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, गुजरात, इतने सारे राज्य, बहुत सारे 29 राज्य एक साथ रह रहे हैं, उसमें भाषा अलग अलग है, कपड़ा पोशाक अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। यदि एक साथ रहना है इनको और आपस में कोई मतभेद नहीं करनी है, तो हमें एक बुनियादी नियम बनाना ही पड़ेगा, एक बेसिक नियम बनाना ही पड़ेगा और सबको भरोसा दिलाना ही पड़ेगा कि नहीं भाई सबको पालन करना है। ये नहीं कि कोई लाडला है वो चलो वो नहीं भी करेगा। जैसे गांधी जी ने कहा कि पटेल जी को कि तुम प्रधानमंत्री नहीं भी बनोगे तो तुम तो समझदार हो, नेहरू रोने लगेगा, ये करने लगेगा। नहीं, नियम है तो सबके लिए है। चुनाव हो रहा है और चुनाव में यदि कोई जीत गया तो सबको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जीता है, बहुमत से जीता है। तुम जीत गए तो बहुत अच्छा और हम जीत गए तो नहीं, चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है, तो ये सही नहीं है। तो संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का पहला काम क्या है कि एक इतना नियम दे कि लोगों का आपस में विश्वास हो और आपस में समन्वय बना रहे। नहीं भाई ऐसे नहीं करना, गलत नहीं करना, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी भाई। रेड लाइट हो चुकी है तो हो चुकी है, थोड़ा देर रुक जाओ, नहीं तो भाई कोई भी हो उसको सजा मिलेगी। समझ में आया? अब निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं देखो। जो लोग नियम बना रहे हैं उनके प्रति भी लोगों को निष्ठा होनी चाहिए कि ये जो नियम बना रहा है ये पढ़ा लिखा आदमी है, राष्ट्रवादी आदमी है, देशभक्त आदमी है, ये जो भी कहेगा अच्छा ही कहेगा। तभी लोग राजी होंगे कि नहीं भाई जो नियम बनाया है बहुत अच्छा बना है, क्योंकि ये बड़े अच्छे लोगों ने बनाया है। समझ में आ रहा है? यदि कोई भी नियम बना दे, अब हमारा देश है और कोई दूसरे धर्म के लोग या कोई दूसरे देश के लोग नियम बना दे तो हम मानेंगे उसको? नहीं मानेंगे। देश हमारा है, हम नियम बनाएंगे? तो नियम बनाना उतना ही जरूरी है, लेकिन उतना भी जरूरी है कि नियम बनाने वाला कौन है उसके प्रति लोगों को विश्वास होना चाहिए। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान के नियम के आधार पर ही राज्य का निर्माण होता है और उसी पर शासन भी होता है। उसी के तहत, संविधान के तहत पुलिस का क्या काम है, कितनी पावर है, संविधान बताता है। मुख्यमंत्री का कितना पावर है, कितना वो अधिकार है, वो संविधान ही बताता है। तो सारे नियम कौन बताता है? संविधान। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या है, क्या होना चाहिए और कौन कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी नियम बनाती है? सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। नियम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, तो वो नियम क्या होना चाहिए और उसे बनाएगा कौन, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। समझ में आया? नियम होना चाहिए, एक बेसिक नियम होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए लोगों में, अलग अलग विचार के लोगों में, लेकिन कितने नियम होना चाहिए और कौन बनाएगा, उसके प्रति कितने लोग सहमत है, कितने लोग भरोसा रखते हैं उस पर, यह भी जरूरी है। जैसे मान लो कि तुमको कुछ नियम बनाने की जरूरत है लेकिन दूसरे लोग उसी के लिए दूसरा नियम बनाना चाहते हैं। तुमने बनाया कि रेड लाइट होने पे जंप नहीं करना है, लेकिन किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं भाई इमरजेंसी में जंप कर सकते हैं। ऐसे कैसे होगा? तुमने बोला कि पार्क खेलने के लिए है बच्चों के, उसमें कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, किसी ने कहा कि नहीं भाई हम तो करेंगे, तुमको करना है तो करो, नहीं करना मत करो, तुम्हारी मर्जी। तो यह भी हो सकता है कि हम कुछ और नियम बनाना चाहते हैं, भले हम भलाई के लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ उसमें भी टांग अड़ा सकते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियम पर शासन होगा, कौन सा नियम पास होगा, यह कैसे पता चलेगा? जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। तुमको लगेगा कि तुम्हारा नियम सही है, किसी और को लगेगा कि उसका नियम सही है। तो फिर इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? समझ में आया? इसीलिए जरूरी है कि पहले यह तय किया जाए कि वो नियम बनाएगा कौन, उसके प्रति भरोसा होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि संविधान कौन बनाया? बाबा भीमराव अंबेडकर। संविधान में 3-4 लोग प्रमुख थे, नेहरू भी थे, लेकिन किसको कहा जाता है? अभी आएगा, सब आगे आएगा कि कितने लोग थे और किसने किसने बनाया था, लेकिन लास्ट में क्या कहा जाता है कि संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोगों को भरोसा हो, विश्वास हो
कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, विदेश में भी पढ़े थे, उनके प्रति आस्था थी लोगों की, तो लोग मान जाए भाई ना ना ना, जो लिखा है वो सही लिखा है। संविधान ही, यदि नेहरू जी को पता होता है कि संविधान का क्रेडिट लेने से लोग खुश होंगे, तो संविधान वाला क्रेडिट भी नेहरू जी ले लेते। नहीं नहीं, संविधान नेहरू ने बनाया है। इनको पता था कि कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें पब्लिक भविष्य में गाली देने वाली है, तो ना जी संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और सब लोग थे उसमें। अभी देखना, संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, यानी विधायिका। बताए थे ना कल, कानून बनाने का काम कौन करता है? विधायिका। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। राजतंत्र, जब राजा का शासन हुआ करता था, जब महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी का शासन हुआ करता था, तो कौन कानून बनाता था? राजा। राजा जो कहेगा वही कानून है। जबकि कुछ संविधान, जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय लेने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया। यदि कम्युनिस्ट शासन हो, कम्युनिस्ट पार्टी शासन कर रही है, जैसे चाइना में है, तो वो वन पार्टी सिस्टम होती है, वो जो कहेगी वही मानना पड़ेगा तुमको, और तुम उस पार्टी के खिलाफ आंदोलन भी नहीं कर सकते, आवाज भी नहीं उठा सकते। नियम है उनका, आवाज उठाओगे तुमको साइड कर दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लोकतांत्रिक संविधान में कौन निर्णय लेता है? जनता। तो भाई साहब, लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोक प्लस तंत्र, तंत्र मतलब शासन, लोक मतलब जनता, जनता का शासन है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। सभी जनता को एक साथ इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता, और उनको जानकारी भी नहीं होती कि इस टॉपिक पे क्या होना चाहिए नियम, और नहीं सबको एक साथ समय होता है कि एक साथ बैठ के बार बार डिस्कशन करेंगे। इसीलिए हम लोगों के संविधान में नियम है कि हम लोग अपने सांसद चुन के भेजेंगे, और वो जो कहेंगे वही हमारे क्षेत्र की जनता की आवाज है। कह रही है जनता, किसके माध्यम से? सांसद के माध्यम से। तो राजतंत्र में नियम कौन बनाता था? राजा। कम्युनिस्ट में नियम कौन बनाता था? एक पार्टी। लेकिन लोकतंत्र में नियम कौन बनाता है? जनता, अपने सांसद के माध्यम से। यदि मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। समझ में आया? जनता एक साथ कैसे निर्णय लेगी? क्या सभी को नॉलेज है उतना? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? वोटिंग करके अपना सांसद चुन के भेजते हैं प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, और वो हमारे आवाज उठाते हैं। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो, तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो, और कुल प्रतिनिधि कितने हो? यदि ठीक है जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने सांसद के माध्यम से अपनी आवाज उठाएगी, तो फिर अब सांसद को कैसे चुना जाए, इसके लिए भी नियम होना चाहिए। और पूरे देश में कितने सांसद चुने जाने चाहिए, यह भी नियम होना चाहिए। मतलब हर नियम बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए, तब इतना बड़ा देश चल पाएगा, नहीं तो दिक्कतें ही दिक्कतें आएंगी। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी, और इस संसद का गठन भी विशेष प्रकार से किया जाएगा। क्या कहा गया है? भारत में कौन कानून बनाएगा? संसद, जिसे हम विधायिका कहते हैं। समझ आया? किसी समाज में कानून कैसे हो, इसे देखने के लिए पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वाले को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। भाई संसद को किसने अधिकार दिया कि संसद ही कानून बनाएगी, कार्यपालिका नहीं बनाएगी, न्यायपालिका नहीं बनाएगी? किसने बोला ये? विधायिका बनाएगी। तो विधायिका बनाएगी तो ये भी नियम होना चाहिए कि विधायिका ही बनाएगी, कहीं लिखा होना चाहिए। किसने आदेश दिया विधायिका को नियम बनाने का? संविधान ने। यह भी काम कौन करता है? संविधान। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान ही कहता है कि भाई साहब पहले आप सरकार बनाओ, मोदी जी आगे बढ़ो, प्रधानमंत्री की शपथ लो, राष्ट्रपति जी शपथ दिलाओ, मोदी जी मंत्रिमंडल बनाओ, इन विषयों पे कानून बनाओ। तो कौन बताता है ये? संविधान। हर चीज लिखी गई है संविधान में कि कैसे कैसे देश चलेगा। तो संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार कैसे बनेगी, और सरकार किन किन विषय पे कानून बना सकती है, कैसे कैसे कानून बना सकती है। हर चीज लिखा हुआ है संविधान में। अब सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। ऐसा नहीं है
सरकार बन गई और मनमानी कर लेगी। उसकी शक्तियों पर भी कई तरीके से सीमाएं हैं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वह कानून पूर्णतः अनुचित है। तुमने प्रधानमंत्री चुन लिए और प्रधानमंत्री चुन लिए तो उन्होंने जो कानून बनाया वो आपको पसंद नहीं है। हमने देश का प्रधानमंत्री चुन लिया नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फार्मा बिल बनाया, किसानों के लिए 3 कानून बनाए, तो किसान ही धरने पर बैठ गए। नहीं नहीं, ये हमें पसंद नहीं है। भाई चुना तो उनको तुम ही ने है, लेकिन अब उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कानून तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसा कई बार होता है कि हम अपने शासक चुने, हम अपना प्रधानमंत्री चुने, लेकिन प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो हमें पसंद नहीं है। तो फिर क्या सारा पावर उनके हाथ में रहेगा तो मनमानी करते जाएंगे? लेकिन सारा पावर उनके हाथ में नहीं रहता है। उदाहरण के लिए, उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। यदि सरकार को तुमने चुना और उसने अपना धर्म पालन करने से ही रोक दिया, उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग के वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, या उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी, बाकी लोगों को नहीं दी जाएगी। तो ऐसे नियम बनेंगे तो फिर तो जनता तो राजी नहीं होगी। भाई क्यों? कुएं से केवल पानी वो क्यों भरेगा, हम क्यों नहीं भरेंगे? तो बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून लोगों को पसंद नहीं आता है। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या कर सकते हो? यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानून को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। सरकार पक्षपात कर रही है, तो सरकार पक्षपात कर रही है तो उसे लिमिट कैसे किया जाए, उसको कैसे याद दिलाया जाए कि भाई साहब हम कंट्रोल हमारे हाथ में है, आप गलत मत करो। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार जो भी कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है उसको। तो संविधान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सरकार चुन लिया तो वो अपना मनमानी काम करेंगे, उनके जी में जो आएगा वही नियम बना देंगे, ऐसा नहीं है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी इसका उल्लंघन न कर सके। क्या संविधान ने कर दिया? नागरिकों को मौलिक अधिकार दे दिए। हमारे पास वोट देने का अधिकार है, हमारे पास शिक्षा लेने का अधिकार है, हमारे पास स्वस्थ रहने का अधिकार है, हमारे पास यदि सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार है, आवाज उठाने का अधिकार है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगने का अधिकार है, हमारे पास सरकार की हर गतिविधि क्या हो रही है उसके लिए भी आरटीआई दायर करके हम जानकारी लेने का अधिकार है। तो सरकार ने कुछ गलत करेगी तो जनता को संविधान ने अधिकार दे रखे हैं कि आप उन पे अंकुश लगा सकते हैं। भाई घोड़ा पे हम बैठे हैं और घोड़ा लगाम के बिना चलेगा तो वो तो कहीं भी हमें गिरा देगा, वो कितना भी स्पीड से दौड़ जाएगा, तो लगाम होना चाहिए ना हाथ में। इन अधिकारों का वास्तविक रूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती है कि लोगों को कैसे पावर दिया जाए। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप से बोला गया है या लिखा गया है, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। सबसे पहले तो यह है कि भाई साहब आप बिना किसी कारण के मनमाने ढंग से आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है, आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो उनको, उनका अधिकार है जानने का। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है, सबसे बड़ी सीमा है। नहीं तो सरकार बन गई, किसी ने उसके विरुद्ध बोला, पुलिस को आदेश दे दिया जाओ गिरफ्तार कर लो, उसको जेल में डाल दो। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, हम भाषण दे सकते हैं पब्लिक में, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, हमें टीचर बनना है, हमें ट्यूशन पढ़ाना है, हमें अच्छा लगता है हम पढ़ाएंगे,
कोई बोलेगा कि इतना पढ़े लिखे हो कि तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो हाँ, हमने पढ़ाई ही इसीलिए किया था कि हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। तो अंतरात्मा की आवाज़ है तो हम मानेंगे इसको। तो हमें किसने आज़ादी दे रखी है? संविधान ने दे रखी है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हम चाहते हैं कि हमारे फतेहपुर में एक ऐसा संगठन हो कि हर मंगलवार को मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हो, तो हमारी स्वतंत्रता है, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है, हाँ। और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। सरकार ने पब्लिक को बहुत सारी सुरक्षा दे रखी है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में, आपातकाल के टाइम में, जैसे इंदिरा गांधी ने देश में एक बार इमरजेंसी लगाई थी, तो इमरजेंसी के टाइम में जनता के हाथ से सारी अधिकार छीन लिए जाते हैं। जनता के बोलने का अधिकार, जनता को कोर्ट में जाने का अधिकार, सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। समझ में आया? क्या किए जाते हैं? छीन लिए जाते हैं। जनता भाषण नहीं दे सकती आपातकाल में, इमरजेंसी के टाइम में। समझ आया? तो ये एक संवैधानिक अधिकार देता है प्रधानमंत्री को कि आप विपरीत परिस्थिति में इमरजेंसी लगा सकते हैं और जनता की सारी अधिकार छीन सकते हैं। समझ आया? समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, देखो हर एक समाज का कुछ सपना होता है, हर एक समाज का कुछ लक्ष्य होता है, तो उसको पूरा करने के लिए सिस्टम कौन तैयार करेगा, कौन अधिकार देगा? तो संविधान ही सिस्टम तैयार करेगा। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं सदी के अनेक संविधान, जिसमें भारत का संविधान एक अत्यंत उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके। देखो पहले क्या होता था, सरकार को हर तरीके से उसके पैर में वो रस्सी बांधी जाती थी, आपको इतना ही चलना है, आपको इतना ही करना है, आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते, आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। तो भाई जब सरकार को इतना हम कंट्रोल में रखेंगे, जब हर बात के लिए जनता कोर्ट में चली जाएगी, तब तो सरकार जनता की भलाई भी नहीं कर सकती है। सरकार कोई भी कदम उठाएगी, 2 लोग जाके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, सरकार गलत कर रही है। मोदी सरकार ने कोई कानून बनाया, कोर्ट में खड़े हो जाओ, ये गलत कर रही है सरकार। तो हमेशा ऐसे करोगे तो फिर तो कोई भी कानून पास नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ आया? तो इसमें हमें भारत का संविधान, जिसमें से एक उदाहरण है कि एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है, सरकार को भी इतना छूट देता है कि सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके, उनको पूरा कर सके, समाज में अच्छे कार्य कर सके। नहीं तो हर अच्छे कार्य में लोग टांग अड़ा देंगे, कोर्ट में जाकर खड़े हो जाएंगे। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताएं और गहरी खाइयां हो, वो केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना भी पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। संविधान ये जानता है कि हर एक समाज में बहुत विचित्र विचित्र टाइप की विचारधारा वाले लोग रहते हैं, एक मेंटालिटी के लोग नहीं रहते हैं। और जब हमें असमानता और गरीबी हटानी है तो हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और कड़े कदम तभी उठ पाएंगे जब सरकार को हम समर्थ और शक्तिशाली बनाएंगे। सरकार को बिल्कुल लाचार बना देंगे तो फिर सरकार का मजाक उड़ने लगेगा, और सरकार का मजाक उड़ेगा तो कोई भी सही काम नहीं हो पाएगा देश में। समझ में आया? तो जब सरकार कोई अच्छा कानून बनाती है तो उसे पावर होना चाहिए कि उसको लागू भी कर सके, ज़्यादा उसके टांग कोई नहीं अड़ा सके उसमें। समझ रहे बात को? उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव नहीं हो। मान लो कि भारत में जातिगत थोड़ा भेदभाव है, तो ऐसा सरकार कानून बनाना चाहती है कि जातिगत भेदभाव मिट जाए। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी आवश्यक कदम उठा सके। समझ आया? अब इसको कोई मतलब कदम उठाया सरकार ने और तुम जाके उसको रोकने लगे, आंदोलन करने लगे, कोर्ट में खड़े हो गए, तो सरकार तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो सरकार का अंकुश लगाना भी जरूरी है, लेकिन सरकार का शक्तिशाली होना भी जरूरी है। समझ रहे बात को? लेकिन नहीं तो सब लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव बहुत होता था, गोरा और काला। गोरे लोग काले लोगों को अपने बस में नहीं चढ़ने देते थे, अपने पब्लिक टॉयलेट में भी नहीं यूज करने देते थे। कहीं भी स्टेशन या बस स्टैंड पर टॉयलेट बना होता था तो उसमें लिखा होता था ये गोरे लोगों का टॉयलेट है, ये काले लोगों का टॉयलेट है। इतना भेदभाव था। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। तो क्या हुआ? साउथ अफ्रीका में एक ऐसा संविधान लिखा गया, एक ऐसी सरकार बनी जो इतना पावरफुल थी कि यह नस्लीय भेदभाव को मिटा पाया उसने। तो सरकार को संविधान द्वारा कमजोर भी बनाना सही नहीं है। सरकार पावरफुल और इतना सक्षम होना चाहिए कि अच्छे डिसीजन ले सके, उसको लागू करवा सके। समझ रहे हो?
वास्तव में एक संविधान अपने समाज में आकांक्षाओं का पिटारा है। संविधान क्या है? आकांक्षाओं का पिटारा है, बहुत लोगों के सपनों का पिटारा है, बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ऐसे नियम हैं जो सारे नियम समाज की भलाई के लिए हैं। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान क्या कहता है कि भारत के हर नागरिक को वो बेसिक फैसिलिटी मिलना चाहिए जिससे कि वो आत्मसम्मान के साथ जी सके। कोई ये ना कह सके कि तू छोटी जाति का है, तेरे को यहां नहीं रहना है, तू इस धर्म का है, तेरे को वहां नहीं रहना है। कोई आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये आजादी कौन देता है? संविधान। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक और लोक कल्याणकारी कदम उठा सके जिन्हें कानून की मदद से भी लागू किया जा सके। सरकार अच्छा कदम उठाए, यह सरकार को आज़ादी कौन देता है? संविधान। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। मौलिक अधिकार, संविधान में जहां मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं वहीं प्रस्तावना लिखा हुआ है जिसमें यह लिखा गया है कि सरकार सभी कदम लोक कल्याणकारी उठा सकती है। तो संविधान का चौथा काम क्या है? संविधान का चौथा काम है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो संविधान का चौथा काम क्या है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है कि जो जनता की भलाई के लिए उचित कदम उठा सके, उचित नियम बना सके। समझ में आया? जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा भेदभाव था। जैसे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है कि वो ऊंचा जाति है नीचा जाति है, दक्षिण अफ्रीका में गोरा और काला, और यहीं अमेरिका में भी है गोरा और काला। कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, तो उनमें नफरत है। तो सरकार को इतनी क्षमता होनी चाहिए कि इस नफरत को दूर करने के लिए कदम उठा सके। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। यह भी आदेश देता है संविधान सरकार को कि जनता के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इनके नस्लीय भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया जाए, इनको एजुकेशन दिया जाए। ये सभी अधिकार कौन देता है? संविधान। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया एक छोटा सा देश है, वहां पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और संचालन करे। इसका अधिकार कौन देता है? संविधान, वहां का संविधान। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। समझ आया? तो सरकार को कई तरीके से पावर भी देता है संविधान और उन पे अंकुश भी लगाता है संविधान। इतना भी पावर नहीं दे देता है कि वो हर बात मनमानी करे, और इतना भी अंकुश नहीं लगाता है कि उसके हर कदम को रोक दे जनता। जनता तो डिसऑर्डर होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। दो लोग अच्छा कहेंगे, दो लोग बुरा कहेंगे। आज भी मोदी को दो लोग अच्छा कहते हैं, एक लोग गाली भी देते हैं। तो जनता तो हमेशा ऐसा रहेगी, लेकिन उसको संविधान द्वारा पावर मिलना चाहिए कि जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो अच्छे अच्छे नियम लागू कर सके, कानून बना सके। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज का बुनियादी पहचान होता है। किसी भी समाज का बुनियादी पहचान होता है संविधान। जैसे किसी देश के संविधान में लिखा है कि यह हिंदू राष्ट्र है, किसी देश के ऐसा कोई देश नहीं है जहां लिखा है कि हिंदू राष्ट्र है। नेपाल अपने आप को लिखता था, लेकिन अभी वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, अब सेकुलर हो गया। लेकिन कोई लोग लिखता है कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, कई देश लिखते हैं। पाकिस्तान ही ले लो, सऊदी अरबिया ले लो, दुबई ले लो, और कई लोग लिखते हैं कि हम ईसाई कंट्री हैं। अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले लो, ब्रिटेन, कई लोग हैं। तो संविधान बता देता है कि यह देश कैसा है, किस विचारधारा का है। हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के अंदर लिखा हुआ है। हमारे देश के अंदर सभी धर्म के लिए सम्मान है और सद्भाव है। किसी धर्म को ज़्यादा फैसिलिटी, किसी को कम फैसिलिटी, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है कि यहाँ का समाज कैसा है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे।
संविधान ही बताता है कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, कौन से लोग होंगे। संविधान बनने से के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान और अस्मिताएं होती है, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूल्यभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। हमारी पर्सनल सभ्यता है, हमारी पर्सनल पहचान है, लेकिन देश के तौर पे एज ए पूरा देश हमारी एक अलग पहचान है। पर्सनली हम हिंदू हैं, लेकिन पूरे देश की बात करें तो हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। समझ में आया? दूसरी बात, संविधान नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। एक ऐसा ढांचा संविधान देता है जिससे कि हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना ट्यूशन सेंटर शुरू कर सकते हैं, किसी को कपड़े की दुकान खोलनी है, किसी को योगा ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं, सब पे कंट्रोल करता है संविधान। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है दुनिया में। तीसरी बात और अंतिम बात, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। कुछ ऐसे नियम भी है जिसमें विश्व में सभी लोग स्वीकार करते हैं, जैसे लोकतंत्र, अच्छी शासन व्यवस्था है। ये बहुत सारे विश्व में कई देश है जिसमें ये माना जाता है, कई देशों में लोकतंत्र है। अब राजतंत्र तो कहीं रहा नहीं, इक्का दुक्का जगह होगा, कम्युनिस्ट शासन एक दो कंट्री में है, नहीं तो बहुत जगह लोकतंत्र आ गया है, क्योंकि लोकतंत्र बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है, शासन करने की अच्छी व्यवस्था है। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग रूप और विविध प्रकार की प्रक्रिया दिखाई देती है, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अलग अलग रूप है, चाइना का सिस्टम अलग है, हमारे देश का सिस्टम अलग है, अमेरिका का सिस्टम अलग है, लेकिन कुछ कॉमन बातें भी होती है। चाइना भी बिजनेस करना चाहता है, हम भी बिजनेस करना चाहते हैं, अमेरिका भी बिजनेस करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि संविधान में सब कुछ अलग है, कुछ कुछ चीजें कॉमन भी होती है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। संविधान ही ऐसा कुछ कानून बनाते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से बनता है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। यदि राष्ट्रीय पहचान की जाए तो हम लोग सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन पर्सनली हम लोग हिंदू हैं। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बना है। बहुत सारे देश में बहुत पुरानी पुरानी परंपराएं होती हैं, जैसे हमारे देश में बहुत सारी पुरानी पुरानी परंपराएं हैं, लेकिन वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीके से आपस में मिला लेते हैं। लेकिन कोई ना कोई खास बात होती है जिससे कि सभी देश के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। हमारे देश में बहुत सारी भिन्नता है, लेकिन अंत में हम लोग भारतीय हैं। हम लोग गर्व से कहते हैं भारत माता की जय, हमारा देश भारत है, तो प्राउड टू बी एन इंडियन। तो ये हमें एक देश बनाता है। तो कोई ना कोई खास बात होती है। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मनी नस्ल के आधार पर हुआ। हिटलर ने क्या किया था? सारे यहूदियों को जर्मनी में मरवा दिया था। क्यों? बोला था कि अब जर्मनी में जर्मन नस्ल के लोग रहेंगे, जिनकी आंखें भूरी भूरी हरी हरी है, वो असली जर्मनी के लोग हैं और वही लोग रहेंगे। तो कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज होती है जिसके चलते देश की पहचान होती है। ठीक है, संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के रूप में मान्यता नहीं देता है। हमारे देश की बात कर लो, हम किस जाति के हैं उससे संविधान को कोई मतलब नहीं है। हम लोग भारतीय हैं, उससे संविधान को मतलब है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। यह संबंध उस राष्ट्र की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। हम दूसरे देश के बारे में क्या सोचते हैं, हम किसी दूसरे क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे संबंध कैसे हैं, यह हमारी राष्ट्रीय पहचान बनाता है। हम कैसे देश हैं? हम रसिया के दोस्त हैं, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, लेकिन ज़्यादातर रशिया ने हमारा साथ दिया है विपरीत परिस्थितियों में, तो रशिया के दोस्त हैं। तो किससे कैसा हमारा संबंध होगा, यह हमारा एक पहचान बनता है पूरी दुनिया में। ये देश कैसा है, वो देश कैसा है। अब नॉर्थ कोरिया है, उसका पहचान है, वो चाइना का दोस्त है। नॉर्थ कोरिया कोई हमला करेगा, चाइना मदद करेगा, चाइना कोई हमला करेगा, नॉर्थ कोरिया मदद करेगा। इजराइल है, अमेरिका का दोस्त है, कोई अमेरिका पे हमला करेगा तो इजराइल उस पर हमला कर देगा, कोई इजराइल पे हमला करेगा, अमेरिका सपोर्ट करेगा उसको। समझ आया? तो ये एक पहचान बनती है। आप देखो, जैसे बगदाद में, इराक की राजधानी बगदाद में
संविधान बनाना हुआ कि कैसे देश चलेगा, तो शिया सुन्नी कुर्द 3 तरह के मुस्लिम रहते हैं इराक में। तो शिया ने कहा कि नहीं नहीं हम बनाएंगे जी संविधान, हमारे पास पेपर है हम बनाएंगे। सुन्नी ने कहा कि हमारे पास तो कलम है हम बनाएंगे। कुर्द ने कहा कि हमारे पास इंक है हम बनाएंगे। मतलब तीनों ने कहा कि हम संविधान बनाएंगे, हमारे अनुसार देश चलेगा। तो इसने कहा हमारे अनुसार देश चलेगा, उसी में लड़े हुए लोग लड़ गए। तो कहने का मतलब है कि भाई कुछ लोग तुम्हारे भी बैठे हैं, कुछ लोग तुम्हारे बैठे हैं, कुछ लोग हमारे बैठे हैं, और मिल बैठ के बात करके संविधान बनाते हैं। तो लड़ाई होगी तो संविधान नहीं बन पाएगा। समझ में आया? तो चलो आज का इतना ही रखते हैं, बहुत पढ़ाई होगी आज, कल इसको ख़त्म करेंगे।